नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर सीरीज में हम आज भाग 13 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले सारे भाग कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं इस इकोनॉमिक्स वीडियो ट्यूटोरियल पर। आइए आज 12 का भाग रिलेटेड आगे अपन अध्ययन करेंगे। ओवर ऑफ द काउंटर एक्सचेंज के अंतर्गत इंडिया OTCI की स्थापना 1992 नवंबर बॉम्बे में की गई। इसमें उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया जिनमें पूंजी दर का स्तर 30 लाख से 25 करोड़ रुपए तक का था। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई। वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 में दिया गया। स्थापना दामोदर समिति की सिफारिशों पर हुई। शेयर बाजार में होने वाले कारोबार को नियंत्रित और विनियमित करना इस संस्था का उद्देश्य था। अगस्त 2008 के सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NEC द्वारा विदेशी मुद्रा के वायदा कारोबार को स्वीकृति प्रदान की गई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता में है। सेबी संशोधन विधेयक 2008 में लाया गया। शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने हेतु अधिकार सूची सेबी में दिया गया। सेबी की प्रवर्तक कंपनियां IDBI, ICIT, IFCI, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इंडिया, FMC। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये एक नियामक प्राधिकरण है जो केंद्रीय मंत्रालय उपभोक्ता मंत्रालय के अधीन आता है। खाद्य सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत आता है। फॉरवर्ड कैंडिडेट्स रेगुलेशन के अंतर्गत 1952 द्वारा तथा 1953 में इसके एक नियामक बॉडी के रूप में लाया गया। यह आयोग 22 कमोडिटी ट्रेडिंग करने की अनुमति देता है, जिसमें 3 राष्ट्रीय स्तर की कमोडिटी के रूप में आता है। राष्ट्रीय निवेश कोष जिसकी स्थापना 2005 में सरकार ने की, सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त राजस्व को सुनिश्चित करने हेतु गठन किया गया। इस राशि का 75% भाग उपयोग सामाजिक क्षेत्रों के विकास हेतु, 25% भाग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निवेश हेतु निश्चित होता है। औपचारिक इसकी शुरुआत 2007 में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के विनिवेश हेतु की गई। सन 2013-14 में विनिवेश प्राप्त धनराशि लोक लेखा समिति सरकार द्वारा जमा कराया गया। ये धनराशि तब तक रहती है जब तक इसे अनुमोदित उद्देश्यों के लिए नहीं निकाला जाता। विश्व के प्रमुख शेयर बाजार और शेयर सूचकांक हमारे सामने हैं, जिनके नाम स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार हैं। डॉलेक्स मुंबई, सेंसेक्स एंड PSE मुंबई, निफ्टी एंड सेफ्टी बैंक बेंडेक्स, डॉक्टर जॉन्स डो एंड न्यूयॉर्क, निक्की टोक्यो में, मिडवेक्स फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में, हॉन्सेंग हांगकांग, सिमेक्स स्टेट एंड सिंगापुर, कॉस्पी कोरिया में, सेट थाईलैंड की, तेन ताइवान, संघाई कॉम चीन, नाइसेक संयुक्त राज्य अमेरिका, SNTP कनाडा और बोवेशिया ब्राज़ील तथा IBX भी ब्राज़ील की है तथा मिडवे इटली में, IPC मैक्सिको, जकार्ता कंपोजिट इंडोनेशिया, KLS कंपोजिट मलेशिया और सियोल कंपोजिट दक्षिणी अमेरिका में। ये सारे विश्व के प्रमुख शेयर बाजार के नाम हैं जो सूची के अनुसार दर्ज होते हैं। मौद्रिक नीति पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति से आशय है सरकार अथवा बैंक की उस नियंत्रण स्थिति से लगाया जाता है जिसके कुछ निश्चित उद्देश्य ऑब्जेक्ट प्राप्ति, मुद्रा की मात्रा, उसकी लागत तथा उसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जाए। मौद्रिक नीति के अवयव 3 हैं: मुद्रा की मात्रा, साख की मात्रा और बाजार की दर क्या है। मौद्रिक नीति संचालन देश का केंद्रीय बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और RBI मंदी काल में, संकुचन काल में मौद्रिक नीति के उपकरणों को उदारता बरतते हुए देश में साख की मात्रा को वृद्धि करने का प्रयास हमेशा करता है, जिसे सस्ती मौद्रिक नीति भी कहते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रास्फीति काल में मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिससे महंगी मुद्रा मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। रिजर्व बैंक एवं साख नियंत्रण, रिजर्व बैंक एंड क्रेडिट कंट्रोल। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था का साख की मात्रा को नियंत्रित करने के 2 उपाय का सहारा लिया गया है। पहला परिमाणात्मक साख नियंत्रण, दूसरा चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण। परिमाणात्मक साख नियंत्रण में क्वांटिटिव
क्रेडिट कंट्रोल होता है। बैंक दर, रिजर्व बैंक RBI बिलों की पुनर्कटौती करती है और बैंक दर को भी ऊपर नीचे करती है। बैंक रेट को पुनर्बट्टा का अर्थ, जब किसी व्यापार के धन को जरूरत होती है तब वह आपके अपने बिल एक्सचेंज प्रतिनिधियों को व्यापारिक बैंकों को बट्टे पर बेच देती है। जैसे 100 रुपये के प्रतिभूति थी, वो 80 रुपये में बेचना होगा तो वो क्या हुआ, 20% लेस देन बट्टा होता है तो 80 रुपये में बेच देती है। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रियाओं में भी साख का नियंत्रण का सबसे बड़ा प्रभाव रहता है। संकुचित अर्थ, खुले बाजार में क्रियाओं का असर केंद्रीय बैंक RBI द्वारा RBI की साख नियंत्रण में वृद्धि करती है। सरकारी प्रतिभूतियां बाजार से खरीदना प्रारंभ कर देते हैं। जब स्फीति के समय RBI सरकारी प्रतिभूति बेचना शुरू कर देते हैं। पुनः विक्रय विकल्प अथवा रेपो दर जो रिजर्व पर चेंज और ऑपरेशन करता है। रेपो दर खुले बाजार की क्रियाओं को एक भाग होता निश्चित करती है। रेपो दर एक ऐसा विनिमय है जिसके अंतर्गत बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अल्पकालीन पूंजी को प्राप्त करती है और मार्केट में उसका निवेश करती है। रेपो व्यवहार के अंतर्गत रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंकों को कम अवधि के लिए प्रतिभूतियों के आधार पर अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म ऋण को प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से अल्प अवधि की प्रतिभूतियों के आधार पर अल्पकालिक ऋण लेता है। नगद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, इसके अंतर्गत व्यापारी बैंकों को अपनी शुद्ध मांग एवं समय जमाओं के कुछ निश्चित प्रतिशत नगद के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, जिसे नगद कोष अनुपात CRR या कैश रिजर्व रेशो भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक के अधिनियम की धारा 22 उपखंड 1 के अकॉर्डिंग RBI को राइट किया गया कि CRR की दर 3% से 15% के बीच निर्धारित कर सकते हैं। ये कैश रिजर्व रेशो भी कहा जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का पूर्व निर्धारित प्रतिशत नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूति या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का निवेश करना जरूरी है। बैंकों की तरलता सुनिश्चित होती है। कानून के अनुसार RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो निर्धारण 25% से 40% के मध्य हो सकता है। SLR की निचली सीमा 25% तक है, इसके नीचे नहीं किया जा सकता है। सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सीमांत स्थायी सुविधा दर रिजर्व बैंक द्वारा 9 मई 2011 से लागू की गई और शुरू में इसकी दर MSP की दर पे रेपो दर में 100 को आधार बिंदु मानते हुए अधिक होने की बात कही गई। ये वह दर है जिसमें बैंक रात भर के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण, सेल्फ क्रेडिट कंट्रोल, इस अवधि को साख नियंत्रण की प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं। चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण का उद्देश्य साख के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले व्यापारिक बैंकों द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं के लिए साख देने पर रोक लगा देना और हतोत्साहित करना है। गुणात्मक साख नियंत्रण की विधियां संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित न करें, केवल विशेष क्षेत्रों या आर्थिक या वित्तीय क्रियाओं को ही प्रभावित करें। रिजर्व बैंक ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1956 में किया। ये प्रयोग बैंकों को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते हुए अग्रिमों के संदर्भ में किया गया था। रिजर्व बैंक में चयनात्मक अस्त्र के रूप में कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों की आड़ में ऋण देने के संबंध में न्यूनतम सीमा और मार्जिन निर्धारित और ऋण की ऊपरी सीमा का निर्धारण, विभेदात्मक ब्याज दर एवं नैतिक दबाव का प्रयोग किया जाता है। नैतिक दबाव के अंतर्गत व्यापारी बैंकों को मार्गदर्शन पत्र लिखे जाते हैं। ये इसलिए इसका नाम। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।